बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं अभी भागते दौड़ते चाय बिस्किट खा रही थी। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे क्योंकि मुझे ऑनर आना था, लेकिन कोई बात नहीं जी, मेरा नाश्ता चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी चाय कॉफ़ी जो भी आप नाश्ता करते हैं वो आपको मिल गया होगा। आप ऑफिस से जाने के लिए रेडी होंगे, कुछ लोग तो चले भी गए होंगे अर्ली मॉर्निंग जिन्होंने जाना होता है। सो आई होप कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। अच्छा जी, कुछ अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें तो नहीं मैं कह सकती, वो रोज़ की खबरें हैं आम रूटीन की, लेकिन कुछ ट्विस्ट आते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिलहाल जी सुबह सुबह हम आपको बता दें, कदाफ़ी स्टेडियम आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफी के वजह से भी और वैसे भी कदाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है इसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है। कल इसका इफ्तिताह होगा, लाइट शो होगा और जो शायकीन हैं उनका दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। आप लोग जाकर कदाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन हुई है, अपग्रेडेशन हुई है, इसको देख सकेंगे। कल बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं कदाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की जो ऑफिशियल किट है उसकी भी कल रोनुमाई होगी। और ये सारी कल हैपनिंग और एक्साइटमेंट होगी क्योंकि आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है कुछ ही दिन में। और ऐसे में मुख्तलिफ जो स्टेडियम्स हैं, चाहे वो पिंडी स्टेडियम है, कराची स्टेडियम है या कदाफ़ी स्टेडियम है, उनको सजाया गया है, अपग्रेड किया गया है, रेनोवेट किया गया है। रेनोवेशंस के हमने आप हवाले से आपको बता दिए। सो लेट्स होप जी कल देखेंगे क्या सूरत हाल है। और आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है तो उस वाले हवाले से भी तैयारी होगी। दूसरी जानिब जी आपको पता है कि हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन महाज बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़रा करार देते हुए मुल्क में फिल फॉर नए साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाब कराने का मुतालबा किया है। और तमाम जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अवाम पर मुसल्लत जो हुकूमत है गैर नुमाइंदा है, सियासी अदम इस्तेकाम हो, मौशी अबतरी हो, दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 2024 के जो इंतखाबात है धांधली ज़्यादा थे, हुक्मरानों को अवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं है। असद कैसर साहब ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और आपको पता है कि PTI ने जी 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर के अलावा किसी मुतबादिल जगह जलसा ना करने का फैसला किया है क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिली। और अगर इजाज़त ना मिलने की सूरत में पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज करने का फैसला किया। इस दौरान जी लाहौर के अहम मकामात की बात करेंगे, लिबर्टी चौक है, आज़ादी चौक है, मॉल रोड है। एहतजाज के साथ साथ तमाम हलकों में जो एहतजाजी रैलीज हैं वो भी निकाली जाएंगी। पंजाब में जी PTI की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि लाहौर इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना दिए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए 29 जनवरी को DC लाहौर को दरख्वास्त दी थी, ताहम कोई सुनवाई नहीं हुई। PTI जब भी जलसे की इजाज़त मांगती है अमन अमान का मसला बना लिया जाता है। और ये सारी सूरत हाल है जिस पे हम तज्जिया लेंगे। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, ये मुज़ाकरात के बाद आप जो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी, मुज़ाकरात इनफैक्ट ख़त्म होने के बाद के अपोजिशन मुत्तहद हो और फिर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज इस तरह की रैली लेकर आए, ये मुत्तहद हो गई है आपको लगता है असल में भी? और ये जो जिन निकात के ऊपर ये लोग चाहते हैं क्या वो निकात काबिल कबूल है हुकूमत के लिए? देखें, रैलियाँ जो हैं ये पुरअमन मुआशरे में लाई जाती हैं और इससे कुछ असूल होते हैं क्या हुकूमत से पूछ के लाते हैं और एक तरतीब के साथ पुरअमन तरीके से लाए जाते हैं। लेकिन जो रैली निकालती है PTI वो ज़रा डिफरेंट तरह की होती। तो इन रैलियों के कॉन्सेप्ट में ही एक तरह का तजाद पाया जाता है, इसलिए बड़ा मुश्किल था कि उनको इसकी इजाज़त मिलती और वो कोई ऐसा काम करते। चुनांचे इस बात की तवक्को करना कि हुकूमत उनको इजाज़त देगी कि वो मुजाहरा करें और फिर उस मुजाहरे की आड़ में वो ये कहें कि हमने तो पुरअमन रैली निकाली थी, हुकूमत ने उस पर खंडर डाली है, तो इसकी बात की इजाज़त तो उसका इम्कान तो था ही नहीं और ना है।
तो मेरा ख्याल में वो एहतजाज ही कर रहे हैं, एहतजाज के मूड में है, बल्कि एक कदम आगे चले गए हैं। ये तो सिर्फ एक अलामत थी, उससे पहले उन्होंने एक और हरकत की थी, और वो ये कि वो कहते हैं कि हमने हमारे चीफ ने आर्मी चीफ को एक खत लिखा है। जी, जी। वो कहते हैं, मैं इसलिए जी, कह जी। रहा हूँ कि सरकारी ज़राए अभी तक तस्दीक नहीं करते कि वो खत मिल गया है। वो कहते हैं खत मिला नहीं, और ना ही अगर उन्हें मिल भी जाए, दिलचस्पी है। हाँ, ये भी कहा है हाँ, उन्होंने। मिल भी जाए तो हमें उसे पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है। ये बड़ी गरीब सूरत हाल है। डेस्परेशन की एक आखिरी हाँ है, वो अपना वजूद भी व्यक्त करते हैं कि तासुर भी देना चाहते हैं कि उनका पल्ला भारी है, और ये भी रखना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि ये ना हो कि लोग भूल जाए कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान नाम का बंदा है जो जेल में पड़ा हुआ है, और उसकी मदद के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा। ये एक ऐसा फिनोमिना है कि वो एक अपनी अपनी एक अपना बड़ापन भी ज़ाहिर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस बड़ेपन के ज़ाहिर करते-करते अपने आप की कुछ उन्हें फ़ायदा पहुँच जाए। कि दोनों चीज़ें इतनी मुतज़ाद हैं जो होती दिखाई नहीं देती, कि एक तरफ आपकी टाँग भी ऊँची रहे और दूसरी तरफ ये है कि आपको फ़ायदा भी पहुँचे। ऐसा होता दिखाई नहीं देता। अच्छा मीर एक तरफ साहब, ये हो, आप सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने चूंकि ख़त का जिक्र कर दिया खुद से ही। ये जो ख़त वाला मामला है, तहरीक इंसाफ या पीटीआई, जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि हमारा पलड़ा भारी भी रहे और हमारे मामलात भी तय हो जाएं, एक तरफ तहरीक इंसाफ हो, बानी पीटीआई हो, खुलकर तनकीद करते हैं फ़ौज के ऊपर, कभी नाम लेके जिक्र करते हैं, फिर कभी पुराने किस्से लाते हैं सामने और उस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ चाहते हैं उनके मामला इस्टेब्लिशमेंट से ही हल हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट तो ये कोई दूसरी तीसरी बार उनको बड़ा क्लियरली कह चुकी है। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम मामलात या मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप सियासी जमातें करें। कल उन्होंने ख़त में कहा कि ख़त तो मिला ही नहीं जी, और अगर मिल भी जाए तो वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। तो ये फिर चाहते क्या है तहरीक इंसाफ वाले? ये क्या उनको खुद पता है कि क्या चाह रहे हैं ये लोग? मैं तो बड़े पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान डेस्परेट हो गए हैं। उसे ये बात समझ आ गई है कि उसने जो काम किए हैं, बस पहले उन्हें गलतफहमी थी कि वो एक तहरीक चला सकते हैं, और उस तहरीक के जोर पर अगर वो चाहें तो जिस शख्स को वो चाहते हैं कि आसम मुनीर को कि वो आर्मी चीफ ना हो, तो वो उनकी तहरीक के जोर पर आर्मी चीफ नहीं होगा। वो उन्होंने तहरीक चलाई, पिंडी पहुंचे, जख्मी होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर से जायजा लिया और वहां एक तरह धरना दिया, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, नेगेटिव भी निकला। वो हर तरह से जितनी भी तहरीक चलाते हैं, ये जाहिर करते हैं कि इमरान खान की बहुत तोप चीज है। होगा, कोई शक नहीं है। उसने सोशल काम भी किया है, तो शौकत खान ने भी बनाया है, निमल भी बनाई है, क्रिकेट भी खेली है, उसका नाम भी है, इंटरनेशनल प्ले बॉय के तौर पर भी जाना जाता है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, उसके फैन फॉलोइंग भी है, कोई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सियासत का मैदान तो अपना मैदान है, वहां आके आपको सियासी जमातों से लड़ना है, सियासी जमातों से लड़ना है जहां आपने अपना दुश्मन जो खुद पैदा कर लिया मुल्क के अंदर, उस कुव्वत से लड़ना है। आपने फौज को अपनी दुश्मन बना लिया, फौज को ही नहीं बल्कि फौज के चीफ को बराह रास्त टारगेट किया और कहा वो आर्मी चीफ नहीं होगा। भाई ऐसा कभी इस मुल्क में होता नहीं है, और आप इस जोन में थे कि आप इतने ताकतवर हैं कि जब आप कह देंगे कि वो आर्मी चीफ नहीं होगा तो वो आर्मी चीफ नहीं होगा। वो हो गया। कुछ देर आप टालम मटोल से काम रहते रहे, वेलकम वेलकम करते रहे, ये कहते रहे ठीक है वो हो गए, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, और चंद दिनों के बाद शिकायत पंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने। यही आपका हर मामले में है मामला। आपने अब ट्रंप के बारे में यही किया हुआ है। अभी तो आप पैसे दे के अपनी लॉबी करवा रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप लगेगा, ट्रंप दूसरे कामों में मसरूफ है, वो भी बड़ा काया चीज है। वो इमरान खान का भी बाप है। वो उसको जब मालूम होगा लोगों को कि उसका अपना तरीका है, अपना रवैया है, अपना काम है, उसके अपने टारगेट्स हैं, शायद ये उससे भी मायूस हो जाए। तो ये जो उनका तरीका है कि नए रास्ते खोलना और फिर उन रास्तों से लोगों को, अपने साथियों को भी पैदा करना, और उससे मायूस होने के बाद फिर एक और रास्ते की तलाश करना, ये उनकी मुसलसल एक अप्रोच रही है जो आज तक चलती आ रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है,
तो यही है कि हम सब तमाशा देखते हैं और तमाशा दिखाते हैं। यही इसकी एक अच्छा मीर साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी जो भी मामला चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की थी टुवर्ड्स हिज टाइम इन जेल, कि भाई वो चीज़ें बेहतर होंगी और सारी चीज़ें शायद उनकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन चले वो भी नहीं हुआ। अब मामला किसी तौर तो जाने हैं, मुज़ाकरात हैं, वो करने को तैयार नहीं है, हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ख़त लिखते हैं, जवाब नहीं आता, बात करना चाहते हैं, कोई बात करना नहीं चाहता, जेल में हैं। और आज अखबार में ख़बर भी लगी हुई है, उनका बीपी भी बढ़ने लगा है, 1.5 साल हो गए हैं। ज़ाहिर एंजाइटी तो होती है इंसान को कि आप इतनी हर चीज़ें हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई मामला तय पा जाए, लेकिन पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। तो अब इसका हल क्या निकलेगा? क्या ये इसी तरह से हम भी बात करते रहेंगे और इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? ये बात तो तय नजर आती है कि ये इंतजामिया जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है, और जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया है इसके बारे में, किसी सूरत में भी इमरान खान को बरसर इख्तियार तो आने की बात दूर की है, वो जेल से बाहर भी देखना नहीं चाहते। एक लंबी कहानी है, उन्होंने आगाज इससे किया कि इस शख्स के सवाल किसी और को चाहे आप बना दीजिए, यानी कि आपका मुकाबला किसी एक अदारे के साथ ही नहीं है, बल्कि भी होता तो गलत होता। आपका आपका मुकाबला अदारे के सरबराह के साथ है, स्पेसिफिक पर्सन के साथ है। तो ऐसी सूरत में आपका क्या तज्जिया है कि वो इजाजत दे दी जाएगी कि आप खल खेलें, जो करना चाहते हैं करें, और जो बगाड़ पैदा करना चाहते हैं बगाड़ पैदा करें, और उस बगाड़ का टारगेट कोई अदारा ही नहीं बल्कि एक फर्द हो, तो हो नहीं सकता। और इसका उनको पहले ही अंदाजा होना चाहिए था। मेरा ख्याल में वो पहले बहुत ही ज्यादा अपने जोन में थे और समझते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसा ऐसा उनका खुलता शुरू हो गया है कि उनका रवैया गलत रहा चल रहा है, उनके लोगों का उनसे दूर होना एक फितरी अमल होता दिखाई देता है। तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ हाथ पांव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह किसी तिनके का सहारा उन्हें मिल जाए और वो उसके सहारे तैर के दरिया पार कर दें। ऐसे दरिया पार नहीं हुआ करते, इसलिए उन्हें बंबर का मुकाबला करना ही पड़ेगा, और उससे निकलने के लिए उन्हें अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदलती तो वो अपनी अना के पास पे लटके रहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। मीर साहब, हिकमत अमली कैसे बदलेंगे? वो कहते हैं हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं देते इंतज़ामिया, हम 8 फरवरी को जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त नहीं मिली, हाई कोर्ट से उन्होंने रब्ता कर लिया। फिर वो जब आर्मी चीफ से अली मीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, तब जी उनको ये हुआ कि हुकूमत नहीं चाहती कि उनके मामला बेहतर हों, और मुलाकात के हवाले से भी कुछ अजीबोगरीब बातें की गई हुकूमत की जानिब से उनके मुताबिक। तो वो कहते हैं जी हमें तो फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, तो हम कहाँ से मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, हमें तो उलझाया जा रहा है मज़ीद चीज़ों में। और हुकूमत आपको लगता है कि वाकई उलझा रही है, या ये वही खुद से उनकी स्ट्रैटेजी उनको बैकफायर कर रही है? देखिए, मैंने साफ कहा कि वो उनकी लड़ाई एक शख्स के साथ, एक अदारे के साथ, सियासतदानों के साथ तो है नहीं, सियासी जमात के साथ है नहीं, और उनकी लड़ाई गलत है, गलत महाज में वो लड़ रहे हैं, वैसे महाज पे लड़ रहे हैं जो उनका महाज नहीं है। उसके बावजूद मीर साहब कोशिश तो कर रहे हैं खतों किताबत के जरिए के मामला बेहतर हो जाएं। हाँ, लेकिन देखिए ना, वो इतने बच्चे वो भी नहीं है कि उनके खतों किताबत को समझ लें कि ये नलफ पड़ गए हैं। वो जानते हैं कि ये भी उनसे फ्रॉड करना चाहते हैं और वो उस फ्रॉड में आना नहीं चाहते। उन्हें उनकी देखिए, किसी मुखालिफ को समझने के लिए फौजी हिकमत अमली भी लाज़मी होता है कि दुश्मन की नीयत को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके एटीट्यूड से समझा जाए। अजय आप उसके एटीट्यूड को समझते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, उसकी अप्रोच को समझते हैं, और आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो किसी सूरत भी अगर उसको हमने रियायत दे दी तो उसके बाद वो कोई बंदों की तरह बिहेव नहीं करेगा बल्कि डंक ही मारेगा। तो ऐसी सूरत में आप उसको कभी रियायत नहीं देते। रियायत देने का मतलब होता है फौजी तौर पर कि आप उससे शिकस्त खाने को तैयार बैठे हैं, और जाहिर है कि फौज शिकस्त खाने को तैयार नहीं बैठी ना जी, ना फौज का चीफ शिकस्त खाने को तैयार बैठा है। उन्होंने इस तरह अपनी हिकमत अमली से, अपनी झूठी अना से, अपनी अकड़ से अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। ये मसाइल कैसे हल होते हैं? डिल्यूट हो जाता है मसला,
उनकी क़यादत जो है लोग तंग आ जाते हैं और दूसरा रुख इख्तियार करते हैं, जहाँ वो इतनी ताकत पकड़ लेते हैं कि वो सबकी पगड़ियाँ भी उछाल लेते हैं, सबकी इक़्तिदार की सिंहासन को भी उल्टा देते हैं और दंदनाते हुए, धरने देते हुए इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच जाते हैं। ये कोई कुछ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तारीख़ी तौर पर ये साबित है कि ऐसी सूरत में हार उसी की हुआ करती है, जो ऐसे इदारों से, ऐसी हुकूमतों से टकराया करता है और उसका कोई मकसद नहीं हुआ करता। वो गलत तौर पर टकरा रहे हैं। अगर ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ आईनी और जमहूरी जद्दोजहद होनी है, तो उस आईनी जमहूरी जद्दोजहद के तौर पर आप फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकते और वो ये चाहते हैं कि जद्दोजहद भी आईनी हो, जमहूरी हो, उनकी मकबूलियत भी बाकी रहे और वो फ़ौज को और फ़ौजी क़यादत को शिकस्त देकर अपना बोलबाला कर ले, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मीर साहब, आपको लगता है ये वो भी उनके मुतालबात गलत हैं? मौलाना साहब भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, जो बाकी भी मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर उनके कंसर्न्स, आपको लगता है वो भी गलत है? मौलाना तो बड़े घाक आते हैं। मौलाना पता नहीं इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई तो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में है। वो तो वहाँ इमरान खान की जो जीत है उसको तस्लीम नहीं करते। उनका मामला अलग है और वो समझते हैं कि उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आगे दिया, अगर समझते हैं तो वो अपने लिए एक न्यू सेंस वैल्यू पैदा करते हैं। इस वक्त उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, सदर बनना नहीं है, लेकिन अपनी न्यू सेंस वैल्यू के ज़रिए से अपने आप को बनवाना है। तो उन्होंने 26 तरमीम में मनवा लिया और कई जगह मनवा लेते हैं, लेकिन इमरान का मसला ये है कि उनको हर सूरत जो हुकूमत है उसको कराना है और उसके लिए हम खुद बैठना है और ये भी उनसे डर है सिर्फ वो हुकूमत ही भी बदलेंगे, बल्कि वो ताकतें, वो हुकूमतें जो हुकूमतों के पीछे हुआ करती हैं, वो मसल्लह हुकूमतें जो मुल्क की जान और आन हुआ करती हैं, उसको भी गिराने की कोशिश करेंगे। ये बात, इस बात की इजाज़त उन्हें शायद कोई देना। अगर उनको ये ख्याल था कि 8 मई गलत हुआ है, तो फिर उन्हें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए था, बात मान लेनी चाहिए था, उस तरफ एहतजाज कर देना चाहिए था, वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। अगर वो रास्ता इख्तियार नहीं किया तो फिर उन्हें कोई जमहूरी रास्ता उसी वक्त अडॉप्ट करना चाहिए था। वो ना जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हैं, ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते, बस लटके हुए हैं, कौन लटकाए हुए हैं, यही कहा जा सकता है। सर ये क्या लटके होंगे, हम सब भी कहीं ना कहीं लटके हुए हैं, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं यहाँ से वहाँ चल रही हूँ। अच्छा जी जनाब, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारा शो देख रहे होंगे। आप जिन शख्सियत से या जिस फिटनेस एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उन्होंने जी फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक ऐसी अलग शनाख्त और पहचान बनाई है और इनका जो काम है बड़ा ज़बरदस्त है। प्रोफेशनल ताइक्वांडो और फाइट फिटनेस फैक्ट्री के बानी है। F3 फाइट फिटनेस फैक्ट्री जो है उसके बानी भी हैं और इनका ये जो क्लब है ये किस तरह से ऑपरेट करता है इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ इनकी ये आज हमें कुछ सेल्फ डिफेंस रिलेटेड और दीगर चीज़ों की टेक्निक्स भी बताएंगे। सरताज अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। हमें थोड़ा सा अपना बताएं करियर जर्नी कैसा चल रहा है और अभी तक ये जो F3 फाइट फिटनेस फैक्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये क्या है? जी जी, बेसिकली तो मैं एथलीट हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 10-11 साल से मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ और मैंने स्टार्टिंग गिलगित से ली बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ। नेशनली इंटरनेशनली खेल रहा हूँ बट मेरा विजन थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आई एम स्टडिंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग और साथ साथ मैं पिछले 6-7 सालों से फाइट फिटनेस फैक्ट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ। थ्रू आउट हम डिफरेंट जिम्स के साथ कोलैब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन चलती है एंड हम डिफरेंट बैकवर्ड एरियाज़ में जब भी जाते हैं, स्पेशली समर्स में हम सेल्फ डिफेंस कैंप का भी जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में मैं काम करता हूँ थ्रू सेल्फ डिफेंस।
सो हमारे साथ काफ़ी ट्रेनर्स हैं, जो 7-8 ट्रेनर्स हैं जो थ्रू आउट मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो नेशनली इंटरनेशनली रिकगनाइज भी हैं। हमारी जो बॉडी है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है जिसमें बच्चे नेशनली इंटरनेशनली खेल भी सकते हैं और एक सेल्फ डिफेंस का फैक्टर भी क्लियर होता। दूसरी साइड आप अगर बात करें तो हमारे जो एक अनहेल्दी रूटीन सेट हुई है, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज़ की आप बात करें तो हम लोगों को चाह रहे हैं कि वो जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लोग टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, उसका एक मेरे ख्याल से एक फिजिबल वे यही हो सकता है कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आएँ जिसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो फिटनेस और स्पोर्ट्स है। तो हम प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। सो हम सबको कहेंगे कि हमारी ऑलमोस्ट लाहौर के हर सेक्टर में, हर टाउन में हमारी ब्रांचेस हैं। लाहौर बहरिया टाउन में भी हम है, जौहर टाउन में, DHA में, स्टेट लाइफ सोसाइटी के अंदर, DHFS 8 में, वाई ब्लॉक के अंदर। सो हम सबको वेलकम भी करते हैं, वहाँ आएँ और अपने बच्चों को इनरोल करें ताकि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट भी हो और आपके बच्चे कुछ सीख भी सकें, साथ साथ नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकें। दैट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, क्योंकि आप खुद भी एथलीट हैं और आप खुद से आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, ये जो आपने अपना ये एक वेंचर स्टार्ट किया, इसके पीछे आइडिया यही था कि आप बच्चों को, वुमेन को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को टारगेट करें, क्योंकि इंटरनेशनली जिस चीज़ की हम बात करें, ताइक्वांडो की बात करें, फिटनेस की बात करें, इसका बड़ा स्कोप है और बहुत ज़्यादा खेला जाता है एज अ स्पोर्ट। हम भी यहाँ पे खेल रहे हैं बट स्टिल विद टाइम इसकी रिकग्निशन आ रही है। बिल्कुल। व्हेन आई स्टार्टेड लिटरली आई वाज नॉट अ विजनरी, बस जस्ट शौक था, बिकॉज माई फादर इज़ आल्सो प्रोफेशनल बॉक्सर। 22 साल पाकिस्तान आर्मी से खेले, 20-22 साल। सो एक था माइंडसेट कि खेलना है, बट जितना जो है इस फील्ड में रहते गए, आफ्टर 2-3 ईयर फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई शुड पुट मोर एफर्ट ऑन दिस फील्ड। तो मैंने फिर इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया, अपनी स्टडीज़ को मेंटेन किया, साथ में लोगों के साथ कोलैब्स किए, इस फील्ड में जो रिकग्नाइज थे उनके साथ गैदरिंग बनाई और अपने आप को एक विजनरी बनाया। नाउ अब यहीं तक नहीं रुकना, मैंने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के अंदर काम करना है। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो मेरे लिए एक बहुत ही मैं हमेशा से बात करता हूँ, बिकॉज मेरे साथ आज भी 5-6 फीमेल ट्रेनर्स काम कर रही हैं और जो ये सबूत है कि हम कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं। तो आप कितने स्टूडेंट्स को अब तक आपके पास इनरोल्ड हैं, आप उनको सेल्फ डिफेंस और दीगर चीज़ों की ट्रेनिंग थ्रू आउट लाहौर के अंदर हम रोज़ाना 300+ स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिफरेंट हमारी अगर ब्रांचेस की बात करें, एक्स फाइट क्लब जो एक हमारा थीम है, एक्स फिटनेस पाकिस्तान, मुदस्सिर खोखर साहब हैं जिसके साथ मैं पिछले 1 साल से उसके साथ चल रहा हूँ और वो एक बहुत ही विजनरी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। तो उसकी भी थ्रू आउट ऑलमोस्ट हमारी 3-4 ब्रांचेस हैं जिसको मैं, हमारी फाइट फिटनेस जो है उसको हैंडल कर रही है और मैं खुद एक्स फिटनेस का जो है एज अ जनरल मैनेजर और एज अ हेड कोच काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो आज आप हमें कुछ बता रहे हैं टेक्निक्स? जी, मैं चाहूँगा कि ओबियसली हम इस तरह तो एकदम से वो उस लेवल पे ट्रेन तो नहीं कर सकते, बट एक बेसिक थीम सेट कर सकते हैं कि आप घर पे क्या कुछ कर सकते हैं। स्पेशली हमारे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम क्लब नहीं आ सकते हैं, जिम नहीं आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका रूम है, आपके पास डाइनिंग रूम है, आपके पास रूफ टॉप है, तो आप उसमें जिम बना सकते हैं। ज़बरदस्त। सो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बता दूंगा जो आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव करेगी, जिससे आप स्ट्रेस रिलीफ भी होगी और इंजरीज के चांसेस भी मिनिमाइज हो सकते हैं। तो मैं बेसिक जो आप अपने बेडरूम पे भी कर सकते हैं, आप कहीं लॉन्ज में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जो आपको कंफर्टेबल सी प्लेस हो। बहुत सारे एथलीट्स भी और जितने भी बिगनर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि विदाउट वार्म अप किए बगैर कुछ कर लिया और उसके बाद मसल स्ट्रेन होता है, पेन निकलता है। तो उसके रिलीफ के लिए कुछ बेसिक लेग्स की मैं एक्सरसाइज बता दूंगा जो आपके हैमस्ट्रिंग के लिए भी बेहतर है और मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। सो आपने पहले लेग्स ओपन करने हैं, कंफर्ट जोन में जाना है और अपने दोनों हैंड्स को नीज पे रखना है। देन आप प्रेस करेंगे और अपना हेड डाउन करेंगे, इससे आपके हैमस्ट्रिंग पे जोर पड़ेगा और स्ट्रेच होंगी, जिसके थ्रू आप जब भी रनिंग करते हैं, लाइक आप स्ट्रेच चढ़ते हैं, तब आपको पेन फील नहीं होगा। दूसरा, आपने सोमो स्क्वाट्स में जाना है और साइड लंज पे जाएंगे। 1 पे प्रेस, आपकी राइट नी फोल्ड होगी, देन चेंज होगा। बिगनर्स कर सकते हैं, ये बिगनर्स है जो रूम पे आप कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा साइड लंजेस होंगे, उसका पोस्चर आप देख लें, बैक लेग आपकी टो पे होगा और फ्रंट आपने स्टेबल रखना है और आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी होगी, आपने हेड डाउन नहीं करना है। सेम दूसरी साइड पे
इसके अलावा कुछ आपकी लोअर बैक की मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। नॉर्मली फीमेल्स को बहुत इशू होता है, मैरिड जितने भी, और उनके लिए जिनका वेट ज़्यादा है उनको भी लोअर बैक निकलता है। सो वो ऐसे क्रॉस लेग करें और ये कोबरा काइंड ऑफ पोजीशन, इस पोजीशन में बैठे, इससे आपके लोअर बैक का रिलीफ होता है और आप अपनी बैक लेग को लाके प्रेस भी टाइम करें। फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्योंकि बिगनर्स के लिए इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिगनर्स के लिए यही स्टार्टिंग आप ऊपर से करें साइड लंज से। ओके। ये जितना करते जाएंगे इम्प्रूव होती जाएगी और जितना इम्प्रूव होगा फिर उसको और भी आप बेहतर करते रहते हैं। बेहतर कर ठीक हो सकते गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सरदार, मुझे ये बताएं, जाहिर है आप जिन एक्सरसाइजेस को बता रहे हैं मोस्टली लोग ख़वातीन जो है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ओवर टाइम। आप ये जो बॉडी पोस्चर्स हैं या आपके मसल्स समटाइम्स लोगों के पुल हो जाते हैं, क्या ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से क्योरेबल होती है? मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आप कोई मेडिसिन लेके या आप सो के रेस्ट करके कभी भी आप इस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते हैं। इंजरीज से आपने रिहैब करनी है अपने आप को। आपने अगर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मसल स्ट्रेन है, तो उसको आप तभी इससे रिलीव होगा जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे और बेसिक स्ट्रेचेस करेंगे। मेरे ख्याल से हर किसी को ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट आई थिंक रोज़ करना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सरताज, बहुत शुक्रिया। सरताज अली खान हमारे साथ मौजूद थे जी। जनाब कुछ इन्होंने एक्सरसाइजेज भी बताई, ख़ुद भी एथलीट हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस और विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इनके बड़े ज़बरदस्त प्लान है कि इसको ये करेंगे। सो हमने आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और इस फेस्टिवल में आपको मिलने वाला है एक ही छत के नीचे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी ज़रूरत की, वो आपको मिलेंगी। अगर हम कपड़ों की बात कर लें, ज्वेलरी की बात कर लें, मेकअप की बात करें, खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की बात करें, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बल्कि अगर हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगी। और 200 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर आज लगाए गए हैं। और छोटे कारोबार करने वाले हजरात को आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और उनको मौका दिया जा रहा है कि आप आएँ, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी लोगों की तरफ चलते हैं, स्टॉल्स पर जाकर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि आज लोगों का रिस्पांस कैसा है और स्टॉल्स पर क्या कुछ मौजूद है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अब चूँकि पाकिस्तानी ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और जो पाकिस्तान के कारोबारी हजरात हैं उन्होंने अपने अपने ब्रांड्स बनाए हुए और यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। अब चूँकि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें तो हम इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स को इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑल्दो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क का ब्रांड है, तो हम उसको क्यों ना प्रमोट करें। तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। स्टॉल के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि सर ये बताइएगा, यहाँ पर एक्सपो लगाया गया है कारोबारी हजरात के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मुनक़िद किया गया है, ये बहुत ही ऑनर की बात है और लाहौर की कम्युनिटी को बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को ये मैसेज है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसी एक्टिविटी है जिससे मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा, मुल्क की मईशत में इसका अहम रोल होगा। अच्छा सर, ये सवाल बताइएगा कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और चूँकि ये देर बाद एक एक्टिविटी ऐसी हो रही है तो इसमें लाहौरिये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ फुट फ्लो जो है वो लाखों की तादाद में होगा 3 दिन के अंदर। और ये हमारा जो फेस्टिवल है ये लाहौर की जान है। लाहौरिये तो आपको पता है ऐसी एक्टिविटीज़ चाहते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स की बात ना करें तो नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है, तो हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट का एक स्टॉल भी दिखाई दे रहा है।
इन्हीं के ऑनर से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। बताइएगा क्या प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा यहाँ पर हैं, क्योंकि आप लोगों के पास हमने देखा कि यहाँ पर खजूरें भी मौजूद हैं, अंजीर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम पीनट की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? जी, पीनट भी मौजूद है। पाकिस्तान का ये पीनट जो है आपको पता ही है, जो मुझे एरिया का भी नाम नहीं आ रहा, आई थिंक खाने वाली साइड से ये है। और प्लस हमारे पास ये खजूर हैं जो हमने मदीना से इंपोर्ट की हुई हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आपने बताया अंजीर के हवाले से। जी ये बताएं, हम आपके ड्राई फ्रूट्स थोड़े से टेस्ट करके देख सकते हैं, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनका ये कौन सी खजूर? ये जी अजवा खजूर है। मेरे हाथ में है तो इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। और मतलब टेस्ट इज़ वेरी गुड, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। ये नहीं है कि बहुत दिनों की पड़ी हुई है और ये टेस्ट ख़राब हो रहा है। फ्रेश है, जस्ट रिसेंटली इंपोर्ट की हुई है मदीना से। जी हम। अच्छा, और क्या कुछ है कि हम यहाँ पर टेस्ट कर सकें? आप ये देखें, आप ये खा के देखें आप। ठीक है, ये खा के देखते हैं। क्रिस्पी, ये देखिए। इसका पर केजी क्या है प्राइस? ये 5000 रुपीज़ पर केजी है और ये फुल साइज़ है, जंबू साइज़। और उसके बाद आप ये पिस्ता देखें, ईरानी पिस्ता है ये। बिल्कुल, पिस्ता भी हम खा के देख लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी करते हैं और आपको बताते भी हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कारोबार में तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन अच्छी चीज़ें भी सेल की जा रही हैं। हमने जी टोटल पिस्ता भी बिल्कुल रखी हुई है। फ्रेश है। कौन कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं? ये आप ये देखिएगा, मैंने कहा हमारे पास जितनी क्वालिटीज़ है ना सब फ्रेश है। और जो ड्राई फ्रूट है वो प्रीमियम क्वालिटी है, खजूरें भी प्रीमियम क्वालिटी की हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी, रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है और लोग परचेज़ भी कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारी तारीफ़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की, बिल्कुल क्वालिटी जी। की। क्वालिटी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की बहुत अच्छी है। मैंने खैर एक और खजूर हाथ में पकड़ ली है ताकि मैं टेस्ट भी कर सकूं, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। कुछ और स्टॉल्स विजिट करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ लगाया गया और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म भी करते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो नाज़रीन, अभी मैं ईवी बाइक पे मौजूद हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से ये बाइक ख़रीद के जाऊँ, क्योंकि अब ईवी बाइक्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और आज की एक्सपो में भी ईवी बाइक्स का भी स्टॉल लगाया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ अभी स्टॉल के जो डायरेक्टर हैं हमज़ा असद साहब, वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा हमज़ा साहब, ये बताइएगा, स्टॉल आपने यहाँ पर लगाया है, कितनी इकसाम की बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं? क्या ईवी बाइक्स पे भी मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस होते हैं वो मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से ईवी 2 व्हीलर के अंदर ईवी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा गया है। लोगों की फ्यूल बाइक को छोड़ के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती जा रही है। वैसे ही हम जो है इस टाइम यहाँ पे हमारे टोटल ईवी के 8 मॉडल्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस कराए हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द नंबर 1 सेलिंग ब्रांड इन पाकिस्तान राइट नाउ। हमारी डोर स्टेप पे आफ्टर सेल सर्विस है। हर तरह के जो कंज्यूमर है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60+ ईयर्स का आदमी हो, हर वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। नाज़रीन, जो शॉपिंग एक्सपो लगाया गया है एक्सपो सेंटर के अंदर, यहाँ पर ना सिर्फ हमें खाने पीने की अशिया दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हमें यहाँ पर स्कूल्स के कुछ ऐसे बच्चे भी दिखाई दिए हैं जिनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है और उन्होंने अपने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं। और उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आज डिस्प्ले में रखे गए हैं। सबसे पहले मैंने जो एक इंटरेस्टिंग देखा, इनका जो मॉडल था वो था फ्लड अलर्ट सिस्टम। चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं, मौसम जैसे बदलता है तो बारिशों का आगाज़ भी हो जाता है, तो ऐसे में फ्लड आने का खतरा होता है। तो बच्चों ने फ्लड अलर्ट सिस्टम बनाया है। इन्हीं से बात करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे ये लोग कि आया ये कैसे काम करेगा और कैसे हम फ्लड से बच सकते हैं। बेटा ये बताइएगा, फ्लड अलर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, हमें थोड़ा सा गाइड करो, और कैसे जहन में आया? ये हमारे जहन में इस तरह आया जैसे कि 2020 में पाकिस्तान में सैलाब आया था सिंध वाली साइड पे, उस वजह से हमारे सिंध के लोग बेघर हो गए थे। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें हमने जैसे कि बारिशें आती हैं और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और हमें ये बताएं कैसे काम। इसमें हमने वाटर लेवल सेंसर यूज़ किया। जैसे ही पानी का लेवल एक हद से ऊपर आएगा
वाटर लेवल सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और ऑर्डिनो यूएनओ को सिग्नल देगा। ऑर्डिनो यूएनओ बेसिकली रोबोट का ब्रेन होता है। ऑर्डिनो यूएनओ रिले मॉड्यूल को सिग्नल देगा और रिले मॉड्यूल वाटर पंप को सिग्नल देगा। वाटर पंप हमारे पानी वाटर पंप कहाँ लगाया? वाटर पंप हमने यहाँ पे लगाया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा और वो पानी को जमा करेगा और अंडरग्राउंड पाइप्स लगाए हैं हमने, उनके ज़रिए क्रॉप्स को सेंड करेंगे हम, जिस वजह से हमारा पानी भी ज़ाया नहीं होगा और हम सैलाब के ख़तरे से भी बच जाएंगे। जी, सैलाब के खतरे से भी बच जाएंगे। एक और नन्हा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, इसने भी अपना जो मॉडल है वो बनाया है और इसी से पूछते हैं इसने क्या तैयार किया और क्या इसका प्रोजेक्ट है। बेटा, छोटी सी एज में क्या बना दिया? Miss, this project is future farming, and I am presenting the project is automation of food for animals. जैसे कि होता है कि हम किधर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ विलेज चले जाते हैं तो हम अपने एनिमल्स को फूड सर्व नहीं कर पाते। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। इसको हम वहाँ से ऑन कर देंगे, यहाँ से अगर हम लोग फूड डालेंगे तो वो कटर से कट होकर, ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट से रोटेट होकर जब अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने आएगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे डिडक्ट करेगा, हमारा कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाएगा। एनिमल जब फूड खा लेंगे तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई फूड नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों के मॉडल्स हमें बड़े इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि छोटी सी एज में वो इतनी बड़ी बड़ी जो इजादात हैं वो कर रहे हैं। अब कुछ और स्टॉल्स की तरफ चलते हैं, उनसे उन पर देखते हैं कि आया क्या कुछ लगाया गया है और लोग इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अभी हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिक यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ जो यहाँ पर फीमेल्स हैं वो भी मौजूद हैं और बाय कर रही हैं चीज़ें। उन्हीं से बात कर लेते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या ख़रीद रही हैं और आज की जो एक्सपो यहाँ पर लगाई गई है उसके बारे में क्या कहेंगी? जी, एक्सपो में अभी तो फ़िलहाल मेरा स्टार्ट है। मैं इनसे हेयर्स के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाह रही हूँ। मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा ऑयल या कोई शैम्पू वगैरह रिकमेंड करें। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है इनकी प्रोडक्ट यूज़ करने से? जी बिल्कुल, मैंने एक्चुअली पहले भी ट्राई की हुई हैं। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं, केमिकल बिल्कुल भी नहीं है और मैं काफ़ी चीज़ें इनकी यूज़ करती हूँ, फूड वगैरह भी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इनको ट्राई करूँ। ठीक है जी। आज चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स पर लोगों को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है तो अभी मेरे साथ स्टॉल के ऑनर मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं और कितना लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सर, ये बताइएगा क्या कुछ आपके पास मौजूद है और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे पास 1250 प्रोडक्ट्स हैं। हम ऑर्गेनिक में हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है और हमारे पास हेयर केयर, स्किन केयर की और फूड की, ऑर्गेनिक फूड की, जिसमें मोरिंगा, देसी घी और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। नाज़रीन, ख़वातीन भी अब हमें कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि स्टोर्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं और अपना मुख्तलिफ जो बिज़नेस हैं वो किए जा रहे हैं। अभी मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ वहाँ पर घर को सजाने के लिए मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं जो कि हैंडमेड हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, ख़वातीन हैं और घर को सजाने के लिए जो मुख्तलिफ अशिया हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले की हैं और ख़ुद बनाती हैं। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि कैसे आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा क्या कुछ बनाया जा रहा है और क्या कुछ हट के बनाया है आप लोग? हम लोगों ने बेसिकली सारी हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं जो कि हमारी होम एसेसरीज़ को देते हैं। डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने दिए हुए हैं, हर हमने कस्टमाइज़ किया। आपको पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है तो हमने कस्टमाइज़ करवाया है। ये देखिएगा, ऐसी प्रोडक्ट्स कि आप अपने मर्जी से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं और इजीली अपने डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये बताइएगा अभी लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ऑल गुड मिल रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और आपको पता है अब ज़्यादातर जो है प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं तो प्रेजेंटेशन पे पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हम लोगों ने अल्लाह ताला के नाम सेट किए हैं जो कि लोग पॉपुलर उसको पसंद करते हैं। सो फीडबैक तो वेरी गुड जा रहा है। जी बिल्कुल। अब जो छोटे कारोबार करने वाले हजरात हैं उनको भी इस एक्सपो में
प्रमोट किया जा रहा है और अच्छी बात है कि छोटे कारोबार करने वाले लोगों को भी आगे जाने का मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे एक्सपोज का इनेकाद होते रहना चाहिए, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जहाँ स्टॉल मालिकान हमें खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं लोग भी हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो दस्तयाब हो रही है। तो नाज़रीन, हमें फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जब भी हम पंजाबी ज़बान की बात करते हैं हमें बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी होती है। और पंजाबी लैंग्वेज के हवाले से जब भी कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके हवाले से आपको बताएं भी कब हो रही है, कहाँ हो रही है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो जनाब, पंजाबी ज़बान के हवाले से बात करें और सकाफ़त की बात करें तो हम डेफिनेटली हमारा एक अजीम वर्सा भी है जो सदियों पर मुहित जो तारीख़ है, अदब है, शायरी है, मौसीकी है, रवायात है, उसका अहाता करती है। आज जश्न पंजाबी जो है जी, इसी सकाफ़ती हुस्न और विरसे की अक्कासी करने वाला एक इवेंट है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि लाहौर के अंदर होने जा रहा है 7, 8 और 9 फरवरी को, जो कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड बनता है जी। आपको पंजाबी ज़बान हो, अदब हो, मौसीकी हो, लोक रक्स हो, थिएटर हो, इसका खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ पंजाबी ज़बान तहज़ीब को ज़िंदा रखने के हवाले से नहीं बल्कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस जश्न पंजाबी के अंदर जिनको केटर किया जाएगा। सो आज हमारे पास इसी हवाले से मेहमान मौजूद हैं। हम थोड़ा सा इस इवेंट, इस जश्न पंजाबी के हवाले से भी बात करेंगे और फिर पंजाबी ज़ुबान का जो एक खूबसूरत कल्चर है, एक तहज़ीब है, उसको भी आज हम दोबारा से जो कह लेना रिवाइव करने की कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर रियाज बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कमर जलील हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों मेहमानों का। सर, सबसे पहले तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है इस वीकेंड पे, आप थोड़ी सी हमें तफसीलात दें, कहाँ हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या आप लोगों ने इसमें रखा है लोगों के लिए? 1 मिनट का इसका पस मंज़र ये है कि हम कुछ दोस्त जो अमेरिका से हैं, डॉक्टर हैं, तो हमने सोचा कि पंजाबी हमारी माँ बोली है तो उसके लिए कुछ किया जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है सारे पंजाब में, पाकिस्तान में भी, जितनी किताबें जहाँ पे भी हों पंजाबी की, खा शाहमुखी में हो, खा गुरमुखी में हो, उनको स्कैन कर रहे हैं, उनको डिजिटाइज कर रहे हैं और उनको फिर बाद में लोग मुफ्त पढ़ सकेंगे जहाँ पे भी बैठे होंगे। गांव में बैठे होंगे, लैपटॉप है, फ़ोन है, आप उसको पढ़ सकेंगे। इंटरफेस भी कर देंगे गुरमुखी का और शाहमुखी का। क्या बात है। तो वहाँ से जब शुरू हुई बात तो लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने सोचा कि लाहौर से और अलहमरा से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे हम एक इवेंट करें और उसका नाम है जश्न पंजाबी। तो उसमें हर चीज़ जो पंजाबी के साथ रिलेटेड है, मुंसलिक है, वो हम पेश करें। उसमें पंजाबी के बहुत बहुत बड़े बड़े शायर, 2 घंटे का मुशायरा है जुमे के रोज़। उससे पहले जो हम अपनी तफसीलात लोगों को बता रहे हैं उसको भी स्क्रिप्ट किया हुआ है हमने ताकि उसको दिलचस्प बनाया जा सके। ठीक है। तो दूसरे दिन हिना नसरुल्लाह और वादर रमीज़ आ रहे हैं गाने के लिए। क्या बात है। उससे पहले लोक विरसा में एक बाबा बाजवा हैं, उनसे बेहतर पंजाबी अखान का कोई एक्सपर्ट दुनिया में है नहीं। वाह। मेरे इल्म में। और एक अंजम सरोया साहब हैं, वो कहावतें टिकटॉक पे, बलाल हैदर हैं, वो बहुत खूबसूरत किस्म की गाते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद भी गाते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श भी गाते हैं। एक शबाना अब्बास हैं कसूर से, वो हीर बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो जो सैटरडे को फ्राइडे को ख़ास प्रोग्राम में हम शुरू से कहते हैं कि वारिस शाह हमारे शेक्सपियर, तो हमने एक स्किट बनाया है जिसमें हीर का एक तरफ से सरापा है, दूसरी तरफ से जूलियट का सरापा है। तो रोमियो जूलियट में जब रोमियो जूलियट को बालकनी में देखता है तो जो डायलॉग हैं वो बोल रहे हैं, इस तरफ से हमारे हसनैन अकबर साहब
हीर का सरापा जो वारिस शाह ने लिखा है, क्या बात है। वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे की ट्रांसलेशन है। क्या बात। हालांकि ये दोनों शेक्सपियर और वारिस शाह एक दूसरे से मिले नहीं, बिल्कुल जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जब इस लेवल के मास्टर्स हों ना लिखने वाले, तो वहाँ पे बात पहुँचती है। और गाने के अलावा मेरा लिखा हुआ एक ड्रामा है जुगनी। ओके। तो जितनी भी दुनिया में तशद्दुद वायलेंस है उसका पस मंज़र लेके वो ड्रामा लिखा है, लेकिन उसमें उम्मीदें भी हैं, होप भी है कि क्या उसका हल क्या होगा। बहुत लोगों को धमाके के साथ वो हल नहीं बताया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो मैसेज कन्वे किया गया उस तरफ लाया। अमेजिंग। तो मेरा बैकग्राउंड साइकियाट्री है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ शिकागो में, और ड्रामे लिखना, तो अलहमरा में 2-3 मैंने ड्रामे किए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन। डॉक्टर कमर, आप पंजाबी के हवाले से, ये जो अभी हम एक फेस्टिवल जश्न पंजाबी देखने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी डिटेल बताई कि क्या क्या इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और जिस तरह से हम इसको रिवाइव करने वाले हैं इस फेस्टिवल के थ्रू। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? अभी तक तो ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत इन्होंने की है एंड दैट्स हिज मेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमारा रोल ये है कि a group of classmates, he's my classmate, we are from King Edward Medical College and we graduated in the same year. Lovely. तो फिर हमने सोचा कि इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और कैसे प्रेजेंट किया जाए, तो सब मेहनत इनकी है। लेकिन मेरा इसमें रोल ये है कि माय लेट हस्बैंड, उन्होंने एक एस्टैब्लिश की थी नूरुद्दीन फाउंडेशन। ओके। उस नूरुद्दीन फाउंडेशन से जितने फाइनेंसेस हैं वो अभी तक तो हमने क्लासमेट्स ने ही उसमें पैसे डाले हैं, तो जितनी अभी तक प्रोग्रेस हुई है वो सारी उन पैसों से आ रही है। सो सब के लिए वो जितना ये फेस्टिवल है वो बिल्कुल फ्री है, तो वी आर फाइनेंसिंग इट, बट इट्स अ चैरिटेबल फाउंडेशन, इट्स ऑल चैरिटेबल। सो और भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करेंगे, बट फ़िलहाल ये जो बड़ा इवेंट है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए कि पंजाबी एज अ लैंग्वेज, हाउ रिच इट इज़ इन इट्स कल्चर, और उसको इधर प्रमोट करने के लिए कि इट्स अ वेरी वेरी एजुकेशनल एंड अ वेरी एडवांस्ड लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ रिच लिटरेचर। तो लोगों को ये पता नहीं है, तो अगर पता हो, क्योंकि माय लेट हस्बैंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, इन फैक्ट ही यूज्ड टू सिंग हीर, तो वो तो ये बताएंगे, तो मेरा ख्याल है उनको बहुत खुशी होगी, तो इसीलिए आई एम इन्वॉल्व। ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चूँकि अभी पिछले दिनों पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी डॉक्टर साहब, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी कि पंजाबी लैंग्वेज के हवाले से कि इसको हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम हर जगह सिंधी ज़बान को देखते हैं या पश्तो ज़बान को देखते हैं, तो आपका भी मैं इस हवाले से कमेंट दोनों का चाहूँगी बारी बारी। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करके, कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बाहर रहते हैं बट स्टिल आप लोग इस पंजाबी जो तहज़ीब है या कल्चर है या लैंग्वेज है इससे जुड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उस कल्चर के अंदर पले बड़े हैं, उनके लिए उसके साथ कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है? तो उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब मैं पढ़ना शुरू किया तो किताब मिलती नहीं थी आसानी से, और फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं था। अब हमने इसके साथ स्कैनिंग के साथ साथ अगले 6 माह में हम शुरू करने वाले हैं कि जितने पंजाब के स्कूल हैं, और मैं यहाँ पे कहता जाऊँ कि ये हम गवर्नमेंट से या किसी पाकिस्तानी इदारे से एक पैसा नहीं ले रहे इस काम के लिए, हम लोग इसको खुद मैनेज करें, बिल्कुल ठीक है, फंड करें। तो हर स्कूल में हम पंजाबी का एक टीचर रखेंगे और किताबें हम लेके देंगे और स्कॉलरशिप्स रखेंगे ताकि प्रमोट हों। जिस स्कूल में मैंने बात की उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने हमें कहा पंजाबी पढ़ाइए आप हाई स्कूल तक या कॉलेज में, लेकिन जब फ़ंड की बात हुई तो फ़ंड नहीं हुआ। तो हम लोग वो फ़ंड कर रहे हैं ताकि वहाँ पे करेंगे हो सके और लोगों को, बच्चों को पढ़ने का, अगर वो मेरी उम्र का बच्चा को उस ज़माने में पढ़े तो उसको कोई उस्ताद आके समझा सके कि हीर के इस शेर का मतलब क्या है। हीर
बहुत बढ़िया ज़ुबान में लिखी गई है, लेकिन जैसे ही शेक्सपियर मुश्किल इंग्लिश है, इसी तरह हीर का भी खूबसूरती है, मुश्किल है, गालिब मुश्किल हैं, फैज़ मुश्किल हैं, हमने पढ़े तो हीर भी पढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, आपका भी मैं सवाल से कमेंट चाहूँगी, कितना इम्पोर्टेंट है कि जो एक रूट से कनेक्टेड रखना है, क्योंकि आप लोग अभी तक कनेक्टेड हैं और आप लोग माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कोई फंड कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप लोगों ने उस चीज़ का बेड़ा उठाया है, बट जो लोग यहाँ पर हैं जिनकी जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते, जो कर सकते हैं, उनका करना कितना ज़रूरी है? हाँ जी, मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से गए हुए तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो हमने वहाँ देखा कि जो ईस्ट पंजाब के लोग हैं लिविंग इन अमेरिका, वो इतना अपने कल्चर और पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारे बच्चे नहीं बोलते, लेकिन उनके सब बच्चे बोलते हैं और वो बहुत इनकरेज करते हैं। वहाँ पंजाबी फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये जो थी ना डिज़ायर कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारी ओरिजिन क्या है। बिकॉज मेरे जितने भी ग्रैंड फादर्स एंड ऑल, दे केम फ्रॉम जलंधर, लेकिन घर में हम पंजाबी बोलते थे, लेकिन बाहर अंग्रेज़ी, और जो बच्चे हैं वो भी सारे, लेकिन जब हम उनसे मिलते थे फ्रॉम पीपल फ्रॉम ईस्ट पंजाब, उनके बच्चे फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं। इवन आप इन जगहों पे जाके आपको रियलाइज होता है कि वो कितनी ओनरशिप लेते हैं अपनी लैंग्वेज की, और सबसे बड़ा कि दे फील वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर versus us. We are not that proud of it. We should be. So maybe ये जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ पे, जब स्कूलों में करेंगे और इतना रिच लिटरेचर इंट्रोड्यूस करेंगे और सारा कंपाइल करेंगे, तो शायद ये एहसास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओनरशिप वाली बात बड़ी ज़बरदस्त अभी डॉक्टर साहब ने की कि हम अनफॉर्चुनेटली या हमारे यहाँ हम उस चीज़ की ओनरशिप उस तरह से नहीं लेते। जब हम अक्रॉस द बॉर्डर या ईस्ट पंजाब का जिक्र करें, उनका पंजाबी सिनेमा हो, उनकी मूवीज़ हो, उनका पंजाबी म्यूज़िक हो, वो विद टाइम एक्सेल कर रहा है, और हम अपनी पंजाबी अगर इंडस्ट्री को देखें तो वो हमें ज़बू हाली का शिकार नज़र आती है। सो बट यू सी कि हमें ये जो ओनरशिप का फैक्टर है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हम अपने अंदर वो एक फीलिंग लेकर आए कि हमारी ज़बान है, हम इसको ओन करना है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जितने भी चढ़दे पंजाब के लोग ने जिहड़े पंजाबी नूं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हों का शुक्रगुजार हाँ बड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लहंदे पंजाब में या मगरबी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में हैं। वो है शेर कहने की कुव्वत। वो हमारे जैसा शेर दूसरी तरफ अगर मुकाबला किया जाए तो नहीं है उसमें। उसकी वजह मेरे ख्याल जद्दी पुश्ती है कि हमने पढ़ना शुरू किया फ़ारसी, अरबी, उर्दू, उसका असर है ख़ास तौर पे फ़ारसी का। तो दूसरी बात ये, मैं पाकिस्तानी बच्चों को या जो सरकारी लोग हैं, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है, ये कह दूँ कि साइंस कहती है कि आप जितनी ज़्यादा ज़ुबानें सीखें तो हर ज़ुबान पहले से बेहतर हो जाती है। तो अगर मैं टाटा वाले स्कूल चो पढ़ के आके I can speak fluent English to anybody, I can speak उर्दू में बात कर सकता हूँ, तो पंजाबी तो माँ बोली है ही, तो तुसी भी कर सकते हो, सीखो इनू, इहदा फ़ायदा। अंग्रेज़ी जिहड़ी है, that is a language of commerce and superpowers, and we need to know that, of course, to get ahead in the world. उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उसको सीखिए, खूबसूरत ज़ुबान है, उसको सीखिए, लेकिन पंजाबी नूं ना भुलो, क्योंकि ये उदी बुनियाद है। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है बाकी ज़बानों का सीखना भी ज़रूरी है, बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। हमारे यहाँ डॉक्टर साहिबा ये बड़ा मसला, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, बट विद टाइम, जैसे ये जश्न पंजाबी का हम जिक्र करें, इससे पहले भी हमने कुछ पंजाबी ज़बान से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और इवेंट्स देखे हैं जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो आपके नज़दीक हम इसको मज़ीद इंटरनेशनली भी, जैसे आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंटरनली लोग भी कंट्रीब्यूट करें और समझें कि हमें इसको प्रमोट करना है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि
अभी तो ये स्टार्ट किया है ना हमने, तो ये अवेयरनेस पैदा करेगा। तो मे बी जब इधर सब लोगों को पता चलेगा तो उधर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहें कि जी आप इन्वॉल्व होएं बाय कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इनका ये जो है ना कि introduced as a curriculum in schools. So some schools you know इधर के लोग हैं जो कर सकते हैं और एटलीस्ट सुपरवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी। इतना आसान नहीं होगा कि वो टीचर्स हायर करें फिर उनको पे करें, फिर गवर्नमेंट विल नॉट टेक ओनरशिप। सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो वो सारी हायरिंग वगैरह, तो एंड दैट विल टेक टाइम। Obviously it will take time, but I'm glad so, कि ये लेकिन start ये हुआ है। कि उधर हम करेंगे। अभी तो अपनी क्लास से शुरू किया है ना, तो मे बी ये जो फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं और जो बुक्स डिजिटलाइज होंगी, लोग पढ़ेंगे, लोगों का उस पे नॉलेज बढ़ेगा, और जब भी वो कंप्यूटर पे आएंगे तो जब पढ़ेंगे तो साथ ही उनका मतलब भी यू कैन ट्रांसलेट बाय गूगल, सो उनको मतलब भी समझ आएगा। ये नहीं कि सिर्फ पंजाबी अगर समझ नहीं आई तो, बट बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरनेट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग। सो इंशाल्लाह अभी तो इट्स ओनली इन अर्ली स्टेजेस। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अभी तो कमिट किया है, एंड हिज बिगेस्ट थिंग इज ही इज़ द फाउंडर एंड ही इज़ द मास्टरमाइंड। डॉक्टर साहब जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है हमें, जो इतना ज़बरदस्त काम करे। डॉक्टर साहब अभी आपने थिएटर का भी जिक्र किया और आपका लिखा हुआ एक ड्रामा हमें उसमें देखने को भी मिलेगा। थिएटर का म्यूज़िक का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने के लिए, उसके कल्चर को रखने के लिए। और अभी हम सूफ़ी म्यूज़िक की भी बात कर रहे थे और आपने बारिश शाह की भी बात की और सारी चीज़ों की। सो व्हाट यू थिंक कि ये जो हमारा ये वाली साइड है, ड्रामास, थिएटर, सूफ़ी म्यूज़िक, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? इसका रोल तो दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, नेशन आगे बढ़ेगी, उतना ही इसका रोल बढ़ता जाएगा। एक बात मैं और कहता चलूँ कि हम ही सिर्फ इस पर कोशिश नहीं कर रहे। पिछले मैंने 10-15 साल से जब से ड्रामे कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा कि और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोशिश करी। उनका नाम भी हमें लेना चाहिए, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि वो लोग यहाँ के लोग हैं, वो कोशिशें बहुत कर रहे हैं। तो हमसे जो भी सपोर्ट हो सका हम उनकी करना चाहेंगे। तो ड्रामा जो है, हम 65 से 70 तक किंग एडवर्ड कॉलेज में पढ़े हैं, तो उस ज़माने में ड्रामा अलहमरा में बहुत ज़बरदस्त होता था। और आपका टीवी 65 में शुरू हुआ है, जब हम लोग ने फर्स्ट ईयर में थे, तो इंडिया से हम लोग बहुत आगे थे। और 20-30 साल हमारे ड्रामे अलहमरा के, थिएटर के ड्रामे, स्टेज ड्रामा और टीवी के ड्रामे उनसे बहुत आगे रहे। फिर दरमियान में एक और सिंफ ड्रामे की, और मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा ख्याल जुगत जो है वो भी खूबसूरत है, अगरचे बहुत घटिया तरह की ना हो। उसकी पंजाबी बहुत ज़बरदस्त है इसको। और अमेरिकन कल्चर में मेरे जितने भी ख़ास तौर पे वाइट अमेरिकन दोस्त हैं, उनमें जुगतबाजी, उसको बेंटरिंग कहते हैं दोस्तों में, उनकी और हमारी जुगतबाजी में फ़र्क ही नहीं कोई। अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर ले तो ऐसा लगता है कि उनसे बात हो रही। तो इसको जारी रखें, लेकिन लोअर लेवल पे ना लेके जाएं, आर्टिस्टिक लेवल पे लेके जाएं, तो वो भी ठीक है। तो ड्रामा जो सीरियस ड्रामा है उसका वापस आना वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू कम है। तो वहाँ पे छोटे छोटे थिएटर हैं। मैंने लंबा जवाब दे दिया आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात मैं बहुत ध्यान से भी सुन रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपने बात की है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी विद टाइम डाउन हुई है, उसने भी इम्पैक्ट किया है कि हम उस लैंग्वेज से थोड़ा दूर हुए हैं। बिकॉज जो थिएटर या जो जुगतबाजी, जो चीज़ें हम देख रहे थे या सुन रहे थे, वो शायद उस लैंग्वेज को से रिलेटेड नहीं थी। हमने उसको बहुत बिलो द बेल्ट कर लिया कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। और वो वापस आ सकती हैं, और वापस आ सकती हैं जो आप मीडियम इस्तेमाल करें, टीवी का और इंटरनेट का। तो जैसे डॉक्टर कमर बात कर रही थी उसके तर्जमे का,
तो AI इतनी आगे बढ़ चुकी है और 1-2 साल में और बढ़ेगी। तो अगर आप गुरुमुखी में कोई किताब है वो पढ़ना चाहेंगी, शाहमुखी वही है जैसे उर्दू रस्मुल ख़त है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ सकेंगे। और अगर कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो आप उसके लफ्ज़ पे क्लिक करेंगी, नीचे उसका तर्जुमा आ जाएगा, बल्कि तफसीर आ जाएगी। क्या बात है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, आपको वर्ड होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसकी ट्रांसलेशन मिल जाना इज़ अ ग्रेट थिंग। इस सिलसिले में अगर आप अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहें तो हम अभी आपको सिर्फ पंजाबी के बिहाफ पे शुक्रिया करेंगे, बाकी चीज़ों का हम बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब, इन द एंड आप कुछ कहना चाहें पंजाबी ज़बान में, बिकॉज आते हुए मुझे जब मैं आ रही थी सेट पे तो मुझे यही कहा था कि पंजाबी, मैंने कहा मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ये गलत करूँगी, लेकिन आप ऑडियंस के साथ पंजाबी में कोई भी इस इवेंट के हवाले से कहना चाहें तो कैमरा तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा था यहाँ, और सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी और वहाँ भी अंग्रेज़ी बोलते, लेकिन घर में पंजाबी बोलते थे। तो पंजाबी बोल बोल के सोचा कि बच्चों नू भी पंजाबी नहीं आती, तो थोड़ी बहुत उन्होंने भी सिखाइए। तो हुण देखो कोशिश करांगे और अपने कल्चर च भी ज़रा प्रमोट करांगे। लेकिन मैं इत्थे देखिया कि लोग जिहड़े पंजाबी भी हैगे, घर वाले सारे ख़ानदान वाले, उन्हां नाल तुसीं गल करो पंजाबी च तो उर्दू च जवाब दिंदे आ। तो कल मेरा एक नेफ्यू आया, जो उन्हें अंग्रेज़ी बोलनी शुरू की थी, मैं क्या कि मैनू उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, फिर वो रिलैक्स हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, कैमरा इज़ ऑल योर्स। मेरा ख्याल है कि हर बंदा पंजाबी सीख सकता है, क्योंकि साढ़े आले दुआले इन्हीं पंजाबी है और खूबसूरत ज़ुबान है। अंग्रेज़ी भी बोलो तो मजाक नाल मैं कहना, मेरे नाल जड़ा भी कोई पंजाबी बंदा उर्दू बोलता है, वो एक तो ऐसे लहजे नाल बोलता है, तो मैं कहना यार मेरी उर्दू ना ख़राब करो। आई होप डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं कह रहे। नहीं, आप तो बहुत ज़बरदस्त बोल रही हैं आप, बिल्कुल आपका लहजा और तलफ़ुज़ दोनों नस्तालीक है। मैं पास हो गई। पास नहीं, अगर मैं बोलूं उर्दू तो पता नहीं इनका क्या होगा। नहीं, कमर से मैं हमेशा से डरता हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। पर ये आपने अभी हम ऑफ एयर पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि ये क्यों आपसे डर रहे हैं। नहीं, वो जो मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों तशरीफ़ लाए, और ये जो जश्न पंजाबी है 7th, 8th and 9th फरवरी को अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा। डू ड्रॉप बाय, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके जाए। पंजाबी ज़बान बड़ी खूबसूरत है, ये कल्चर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या बाहर से आए हुए डॉक्टर्स जो इतने अरसे से वहाँ सेटल्ड है, ये पंजाबी कल्चर की ओनरशिप ले रहे हैं, इस लैंग्वेज की ओनरशिप ले रहे हैं और यहाँ आकर इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग तो यहाँ रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, हमारा भी उतना ही जिम्मेदारी है कि हम भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करें। सिर्फ जाकर एक सपोर्ट, एक सारी चीज़ को एक्सपीरियंस करना भी इत्सल बहुत ज़बरदस्त होगा। जनाब, हमने इन दोनों डॉक्टर्स और ज़बरदस्त शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई। किचन के अंदर हमारे साथ शेफ़ हैं, लेकिन मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपने देख लिया होगा पेंटिंग देख के कि हमारे सेट पर इस वक्त आर्टिस्ट आ चुकी है। हमारे साथ जी वजीहा कौकब मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी जो आर्ट से मोहब्बत है वो नज़र आती है इनकी पेंटिंग्स के अंदर। वजीहा_आर्ट के नाम से ये अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल चलाती हैं, वहाँ पर ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स करती हैं। इनको साइकोलॉजी के साथ साथ आर्ट का शौक़ कैसे हुआ, हम वजीहा से जानेंगे। वजीहा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और इसके साथ साथ जी आज हमारे किचन में जो इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है ना, मतलब मैं हैरान परेशान हो गई कि कैसे। हमारे साथ जी माहम जुनैर मौजूद हैं,
जो कि शेफ़ है और आज कुछ देसी रेसिपी के अंदर बहुत ट्विस्ट करने वाली है। माहम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहम आज आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आप क्या बना रही हैं। मैं चाहती हूँ कि ये हैरान परेशान आप लोगों को अच्छा, करें। जो पाकिस्तानी क्यूजीन है ना, उसको दुनिया में इतना नहीं अभी पॉपुलर किया जा रहा, तो मैंने सोचा कि हम पाकिस्तानी क्यूजीन को क्यों ना मॉडर्न स्टाइल में सर्व करें ताकि वो दुनिया में जानी जाएं। तो मेरा यही एक एम है कि मैं पाकिस्तानी क्यूजीन को मॉडर्न स्टाइल में सर्व करूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले, जिसको मैं सर्व करूँगी एक टार्ट की शेल के अंदर और ऊपर से चीज़ डाल के इसका एक किश बना के और वो सर्व करूँगी। कीश बनाएंगी कीमा करेले, आप कीमा करेले टार्ट के अंदर ऊपर चीज़ लगे हुए बेक हुए हुए मिलेंगे। कैन यू इमेजिन? वरना कीमा करेले मेरे जहन में सिर्फ पराठे के साथ में खा सकती नहीं, ये मैंने अभी रिसेंटली PICC गुजरा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कलनरी शो होता है जिसमें कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें मैंने पाकिस्तानी क्यूजीन में ये बनाया था और मैंने इसमें गोल्ड मेडल लिया था। ओह वाह, और वो शेफ भी हैरान हो गए थे कि ये कीमा करेले को किस तरह आप वाकई हैरान करेंगे। लेकिन ये आई एम श्योर जो खुशबू आ रही है कीमा करेले की वो तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जैसे ये इसको थोड़े ट्विस्ट और मॉडर्न अंदाज में सर्व करेंगी माहम का हम साथ साथ देखेंगे भी। वजीहा, आप करती हैं, आप पढ़ी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, लेकिन साथ साथ आप आर्ट लविंग भी हैं। तो ये शौक़ कैसे हुआ? ये शौक़ ऐसे हुआ कि बैक इन 2013 जब मतलब मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो तब भी मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट का पैशन है। पर जब मतलब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो तब मुझे था कि मुझे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको मैं मतलब साइकोलॉजी और आर्ट दोनों को मैं कंबाइन लेकर चलूँगी, तो एक और पैशन इंक्रीज़ हुआ इस बारे में। ज़बरदस्त। तो किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हैं, किस तरह की आर्ट फॉर्म जो आपकी स्पेशलिटी है? मैं मोस्टली बेसिकली अट्रैक्टिव और या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के अंदर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। बट मैं इसको अब इस तरह भी लेके चल रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी वे में भी कोई लेसन हो, लेसनेबल पेंटिंग्स होती हैं, मैं वो भी अब आजकल बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं कि इसके अंदर एक लड़की है जिसके वो ऊपर वो ब्रेन हुआ है और वो साथ बेसिकली ये बताती है कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आपका बिहेवियर कंट्रोल कर सकती हैं। तो इस तरह के एक पीछे एक थीम को लेके मैं चल रही हूँ आज। ज़बरदस्त। इस पेंटिंग के हवाले से बताएं जी। ये पेंटिंग बेसिकली मतलब इसके अंदर डायरेक्ट तो कोई साइकोलॉजी का वो एक नहीं है, बट एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और एक एट्रैक्टिव पेंटिंग से मैंने बनाई हुई है। बट इसके अंदर आप देख सकती हैं कि इसके अंदर मैंने ये बेसिकली थीम रखा है कि एक बहुत मतलब एक एक्सट्रोवर्टी एक लड़की है जो कि एक मतलब बहुत एक सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ से कॉन्फिडेंट एक थीम यहाँ से देखने को मिल रहा है कि मतलब एक सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है इस लड़की का और एक मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली, और ये जो हैट है ऐसे उसने पकड़ा हुआ है। तो इसके पीछे मेरा ये थीम है कि मतलब एक बहुत कॉन्फिडेंटली वो एक इमेज शो कर रही है, कॉन्फिडेंट इमेज शो कर रही है। अच्छा, आपने रोज़ा रसूल का भी बनाया है, उसके हवाले से भी बताएं। आप गई थी या आपके दिमाग में था या आपने कैसे किया? जी, इसका ये मैंने वो इंस्टाग्राम पे कैप्शन भी मैंने इसका इतना लंबा लिखा हुआ था क्योंकि एक्चुअली जो मैं बेसिकली ग्रोन अप सऊदी अरेबिया में हुई हूँ। ओके। और फिर स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान आना पड़ा, तो अब क्योंकि उस जगह को बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ और एक वो मदीना मुनव्वरा और उसकी एक वो जो एक और इसका आपको पता है एक वाइब वो सारा, तो उसको माइंड में रखते हुए फिर मैंने ये रोज़ा रसूल की बनाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी माहम, मुझे अब ज़रा ये बताएं कि आपने ये कीमा करेले कीश बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी रेसिपी क्या है, क्या क्या ऐड किया है, थोड़ा सा बताएं। जो कीमा करेले हम नॉर्मली बनाते हैं सेम उसी तरह है, ठीक है। जो हमने कीमा लिया है चिकन का, उसके साथ हमने करेले लिए हैं और जो प्याज जिस तरह हम सालन बनाते हैं, लेकिन हमने उसको खुश्क सालन बनाना है, थोड़ा सा ड्राई रखना है क्योंकि अगर वो टार्ट पे जाएगा तो वो सॉगी ना हो जाए इसकी टार्ट, ठीक है। हमने इसको ड्राई रखना है। उसके बाद मैंने ये डो रेडी किए टार्ट के लिए, जिसको मैंने बटर और सिर्फ एग के साथ इसको मैंने गूंद लिया हुआ है और उसको मैंने रेस्ट दे दिया था 10 मिनट का। अब मैं इसको ऐसे बेल के और इसको मैं टार्ट के अंदर बिछाऊंगी, उसके ऊपर कीमा करेला जाएगा,
साथ में आपकी ऊपर चीज़ जाएगी, और टॉपिंग के लिए कि थोड़ा सा खूबसूरत लगे तो मैंने गोल करेले काट के रखे हैं वो, और साथ में क्योंकि पाकिस्तानी क्यूजीन है तो उसमें धनिया ऊपर से ऐड करके उसको बेक करने रख देंगे। बेक करेंगे, और बेक कितनी देर करेंगे? बेक इसको हम 15 से 20 मिनट तक करेंगे। ठीक है। या बस देखना है हमने ऊपर की लेयर, क्योंकि अंदर सारा कुछ पका हुआ, हमने चीज मेल्ट हो जाए और ये टार्ट जो है बेक हो जाए, वो बन जाए, बस उतनी देर तक हमने जरा कैमरे से कीमा करेले की शक्ल दिखाएं जी, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से नजर भी नहीं। अच्छा, ये तो भी फ्राई हो रहे हैं ना करेले? ये अभी करेले फ्राई हो रहे हैं, कीमा पीछे मैंने बना के रखा। ओके लवली, और फिर आप इसको मिक्स करेंगी? अच्छा, स्पाइसेस आपने उसी तरह रखे हैं? जी सेम उसी तरह है जिस तरह होता है। ज़बरदस्त। तो अच्छा वजिया, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे आगे अपने कमर्शियली इन चीज़ों को करना शुरू किया है, अपने इस काम को? जी मैंने इसको मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे कि मेरा पेज है तो वहाँ से मैं मतलब पेंटिंग्स सेल भी होती हैं और ऑर्डर्स भी आते हैं, तो मैं इसमें मतलब करती हैं। जी, और अभी तक की आपकी सबसे बेस्ट या फेवरेट चीज़ जो आर्ट पीस आपने बनाया वो कौन सा है? जो मेरा फेवरेट आर्ट पीस जो मैंने बनाया वो ये फ़लस्तीन की पेंटिंग है। ये यहाँ है, तो फ़लस्तीन की पेंटिंग मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, बट इसको मैंने अभी पोस्ट नहीं की, तो मैं इंशाल्लाह इसको जल्दी पोस्ट करूँगी। बट इसके फ़लस्तीन की जो मैंने पेंटिंग बनाई है ये सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि एक तो इसके अंदर एक कार्मिक अफेक्ट मैंने ऐड किया है कि मतलब जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हाथ भी है और वो एक केज है, तो इसी और फिर वो फ़लस्तीन का जो बर्ड है, तो बेसिकली एक फ्रीडम है कि फ़लस्तीन को इंशाल्लाह प्रॉपर मिल जाए, आज़ाद हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मीनवाइल जब हम वजिया से बात कर रहे हैं, माहम जुनैद भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमारे पास कुछ सेगमेंट्स भी हैं बीच में, हम आपके साथ वो भी आपको दिखा देते हैं। जनाब, वैसे घर बनता है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक ईंट है उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि घर हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पे ईंटों का काम बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन भट्टों के ऊपर ये मिट्टी से ईंटें कैसे तैयार की जाती हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जी जड़ावाला से राना एहसान अली इस पर रिपोर्ट करें, आपको दिखाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, इसको बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी कितने मराहल से गुजरने के बाद ईंट की शक्ल अख्तियार करती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईंट बनाने का पहला मरहला मिट्टी से शुरू होता है। गीली मिट्टी एक सांचे में डालकर पहले कच्ची ईंट बनाई जाती है। इन कच्ची ईंटों को कई दिनों तक धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। ये काम नज़र आने में भले आसान लगता हो, लेकिन कारीगर इसको मुश्किल और मुशक्कत तलब समझते हैं। मिट्टी अही दूरों लियाई दी है, पहले पुट के फिर इनू लियाई दी है, फिर इन पद्धरी करीदा है, फिर इच पानी पाईदा है, फिर इनू गोईदा है, फिर वड टुक के फिर इहदियां ईंटां बनाई दियां ने। एडा आसान काम नहीं है। धूप में सुखाई गई ईंटों को गदा रेडी की मदद से भट्टे के करीब पहुंचाकर एक खास तरतीब से जोड़ दिया जाता है। बादज़ा भट्टों के अंदर तरतीब से जोड़ी गई इन ईंटों को कोयले की आग की मदद से पकाया जाता है। 20 से 25 दिन में ये ईंटें पक कर तैयार हो जाती हैं। भाजी असी आ भराई लाई दी आ, ये असी चाढ़ी दी आ बड़े अच्छे तरीके नाल। असी ना ला दी दी आ ते जलाई वाले पका देंदे आ तकरीबन 15-20 दिनों तक। भट्टे से निकलने वाली इन ईंटों की 4 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, A, B, C और खंगरीन। इनके रेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। मिट्टी से ईंटें बनाने के इस काम से कई खानदानों का रोजगार भी वाबस्ता है। मिट्टी से मजबूत ईंट तक का ये सफ़र इंतहाई मुशक्कत तलब होता है। बादज़ा ये ईंट आपके मकानात की पुख्तगी का सबब बनती है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, पब्लिक न्यूज़, जड़ावाला। जी जनाब, हर एक का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हर वो शख्स जो आप कंस्ट्रक्शन के किसी भी फेज़ में इन्वॉल्व है, ये तो ईंटें बनाने वाले और उनके चैलेंजेस और जिस मुश्किल से ये सब प्रोसेस होता है उस पर राना एहसान ने आपको रिपोर्ट किया। अब आपको झंग लिए चलेंगे जहाँ पर जी सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वहाँ पर ख़रीदार हों, व्यापारी हों, उनके लिए बुनियादी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं है। पर्ची फ़ीस वसूल की जा रही है लेकिन उनको सहूलियात नहीं मिल रही। इस हवाले से मोहम्मद अमजद हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं। यह है जंग की मरकजी मवेशी मंडी, जहां सहूलतों के फुकदान ने व्यापारियों और ख़रीदारों को मुश्किलात में डाल दिया।
न पीने के लिए साफ पानी है, ना सायादार जगह और ना ही जानवरों के लिए मुनासिब चारा दस्तयाब है। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ दाखिले की फीस और पर्ची चार्जेस तो भरपूर वसूल किए जा रहे हैं, मगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। यहाँ पर मौजूद व्यापारियों का कहना है कि हर हफ्ते लाखों रुपए के जानवर लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सहूलियात न होने की वजह से उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। सहूलत कोई ना पानी है ना कोई दूधड़ी सारी वेख रहे मंदा भरे खलो तो मंदा हूं आए खले वेख रहे तो कोई तो कुटी कुटी क्या खले कोई सहूलत नहीं पानी है ना कोई पानी बाल्टी भरन जामने 500 रुपए बाल्टी तो ला लेंगे इधर पराली पर्ची ये बड़े हिसाब है पराली की पर्ची 2500 रुपए गड्डी से 2500 ला लेंगे गड्डी तो ला लेंगे ना पानी का इंतजाम है जानवरों वास्ते ना अपने पीने वास्ते कोई इंतजाम है ना कोई चारे पट्ठे का इंतजाम है ते फीसां जड़ियां सख्त तो सख्त हो ही जांदियां। व्यापारियों का मुतालबा है कि अगर इंतजामिया इनसे भारी फीस वसूल कर रही है तो इन्हें सहूलतें भी फराम की जाएं। सवाल ये है कि क्या हुकाम इस मसले का नोटिस लेंगे या हर हफ्ते व्यापारी और खरीदार यूं ही मुश्किलात का शिकार रहेंगे। कैमरामैन महमूद हसन उसामा के साथ मोहम्मद अमजद, पब्लिक न्यूज झंग। जी, झंग से आपने रिपोर्ट देखी। अब प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, हम ज़रा माहम और वजिया से एक मैसेज ले लेते हैं। वजिया, आप अपनी आर्ट के हवाले से अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो भी आप काम करती हैं कुछ भी कहना चाहें तो कैमरा इज़ ऑल योर्स। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो मतलब आर्ट होता है एक आर्ट की जो मतलब पेंटिंग्स होती हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब मैं मतलब पेंटिंग्स मतलब ऐसे दिखाती हूँ तो मोस्टली लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जैसे कि और मैंने और आर्टिस्ट में भी एक ये चीज़ देखी है कि उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं और वो भी क्या कहते हैं इस तरह की उनकी पेंटिंग्स होती हैं कि अगर वो किसी और को मतलब पेंटिंग्स देखें तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, बट अगर किसी ऐसे इंसान को दिखाएं जो मतलब आर्ट बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको बहुत मतलब डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी और ये मतलब बताना भी चाहती हूँ कि आप ये मतलब अच्छी तरह आर्ट को अंडरस्टैंड करें और एक आर्ट की भी, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में आर्ट को लेके मतलब वैल्यू है, बट अभी इस मतलब थोड़ी और होनी चाहिए, जैसे कि आर्ट को भी लेके और साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी लेके कि साइकोलॉजी रिलेटेड जो पेंटिंग्स होती हैं उसको काफ़ी कम लोग समझते हैं आजकल। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब उसको मतलब जो डीप साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको भी समझा जाए और जो लोगों के इमोशंस हैं उसको भी मतलब एक इमोशनली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और इमोशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच वजिया, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। माहम रेडी है? जी बस बेक ओवन के अंदर बेक हो रहा है, उसको कितने मिनट 3-4 मिनट करेंगे? 3-4 मिनट लगेंगे वो सिर्फ। बस ठीक है, मीनवाइल हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा देंगे इन द एंड। माँ मुझे बताएं आप इंस्टाग्राम पे किस नाम से हैं? मैं माहम ज़ुनैर 16 के नाम से। 16 से नाम से अपनी रेसिपीज डालती हैं? जी अब तक की आपकी बेस्ट रेसिपी कौन सी है? एक तो ये कीमा करेला ही मेरा फेमस हुआ था और मेरी बिरयानी, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मेरी बिरयानी बहुत अच्छी है। कराची से तो आप फिर आपको लाहौर वाले ये कहते होंगे कि कराची की बिरयानी अच्छी है लाहौर की, तो आप क्या जवाब देती हैं? कराची की अच्छी है ऑब्वियसली। आलू वाली आलू के बगैर? जी आलू वाली आलू वाली कराची की बिरयानी। ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच माहम, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप तशरीफ़ लाई और आपकी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। जी माहम ज़ुनैर हमारे साथ मौजूद थी और वजिया कौकब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी। अब कल फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह।